नमस्कार दोस्तों और सभी श्रोताओं। मैं आज आपका होस्ट करण जोशी एलजे रेडियो प्रोग्रामिंग में एक विशिष्ट मेहमान को लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही हमारे सब में एक अलग ही जो डर होता है वो पैदा होता है। तो उस डर को मारने के लिए आज हमारे साथ अहमदाबाद में अनंता हॉस्पिटल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑन्कोलॉजिकल सर्जन मिस डॉक्टर झलक केलावाला इज प्रेजेंट। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। तो मैम, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, उनका समाज में रोल क्या होता है टुवर्ड्स द कैंसर पेशेंट्स, और वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि जो आपको अगर कैंसर है और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। अभी ऑन्कोलॉजिस्ट में भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे कि अगर जो सर्जरी करता है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, यानी कि मैं। दूसरे प्रकार के होते हैं जो कीमोथेरेपी देते हैं या टारगेटेड थेरेपी या फिर इंजेक्शंस कोई भी प्रकार के, जिनको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो हम शिकाई रेडिएशन जिसको कहते हैं वो देते हैं। धन्यवाद मैम। जैसे कि हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो सबके मन में मैम ये सवाल होता है कि कैंसर हमारे शरीर में कैसे विकसित होता है और कैंसर एक जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या चीज़ होता है? वो आप बताएँ। हाँ, भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे ही बनाया है कि पुराने कोष मर जाते हैं, नए कोष जन्म लेते हैं और उसकी जो भी आयुष्य होती है या आवर्धा होती है वो कंप्लीट करते हैं। कैंसर अपने शरीर के ही कोष होते हैं जो ये सारी बातें सुनते नहीं हैं। उनको उनका जो प्रोग्राम डेथ होता है कि जब उनको मरना चाहिए तब वो मरते नहीं हैं और अनियंत्रित स्वरूप से ग्रो करने लगते हैं। इनिशियली 1 में से 2 कोष बनते हैं, 2 में से 4, 4 में से 16, ऐसे करके बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अब नॉर्मल कहीं पर भी ग्रोथ दिखाई देता है या फिर अल्सर बनता है, ऐसे सारे सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो कैंसर अपने शरीर का ही एक कोष है जिसने अपने शरीर की ही बात नहीं सुनी है और अनियंत्रित स्वरूप से जिसने ग्रो किया है, वो ही होता है। जी। तो जैसे कि मैम ने बताया कि कैंसर एक ऐसा स्टूडेंट है कि जो कभी भी टीचर्स की या प्रोफेसर्स की सुनता नहीं है, और वो एक इलॉजिकल वे और या तो फिर एक अ, वे में जो है वो ग्रो होता है। तो मैम, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर युवा धन है जो ये अभी हमें सुन रहा है, जो भी श्रोता है। तो क्या कैंसर युवाओं में आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है, और कौन से टाइप के कैंसर हो रहे हैं युवा धन में, वो आप बताना चाहेंगे? अ, अभी जैसे कि अभी की अपनी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है और लाइफ़स्टाइल चेंजेस और जो मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है, जिसकी वजह से पहले जो कैंसर 40-50 साल की एज में दिखाई देते थे, वो अभी 20-30 साल की उम्र में भी दिखाई देने लगे हैं। अपन पहले बात करते हैं कि कौन से कॉमन कैंसर होते हैं जो युवाओं में यानी कि 20-25 साल की उम्र में दिखाई देते हैं। तो उसमें ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया और लिम्फोमा भी कहते हैं, वो इस एज में सामान्यतः दिखाई देता है। दूसरा है बोन कैंसर, जो भी टीन एज में और थर्ड डिकेड यानी कि 20 से 30 साल की एज में ज़्यादातर दिखाई देता है। उसके अलावा पीडियाट्रिक कैंसर्स होते हैं जो छोटे बच्चों में प्यूबर्टी तक 14-15 साल तक भी दिखाई देते हैं। और अभी जो लाइफ़स्टाइल की वजह से, जैसे मैंने पहले बात करी, उसकी वजह से जो कैंसर्स दिखाई देने लगे हैं, उसमें मुँह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कभी-कभी नॉट इतने कॉमनली नहीं दिखाने देने वाले कैंसर्स, जैसे कि आँत का कैंसर, वो भी अभी-अभी यंग एज में भी दिखाई देने लगे हैं। दूसरा कि कुछ-कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो प्यूबर्टी के साथ ग्रो करने वाले ऑर्गन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि टेस्टिस का कैंसर, जिसका ग्रोथ मेनली प्यूबर्टी के दौरान होता है। तो वो सारे कैंसर्स भी युवाओं में ज़्यादा दिखाई देते हैं। जी। मैम, जैसे कि आपको पता है और जैसे कि हमारे श्रोताओं को भी पता है कि मैम एक डॉक्टर, शी इज़ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर श्रोता जो युवा है उसमें कुछ फीमेल्स भी हैं।
तो मैम एक ये चीज़ मुझे जानने को मिली है कि जो यंग एज की फीमेल्स होती है उनमें भी आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा है। साथ में मैंने मैम बहुत लोगों को ऐसे बातें करते हुए सुना है कि जो ज़्यादातर गुटखा या तो फिर सिगरेट का सेवन करते हैं कि हमें अभी तक कैंसर नहीं हुआ। तो आप ये दोनों चीज़ों को कैसे बाइफरकेट करना चाहेंगे और कैसे बताना चाहेंगी इसको? अभी जैसे कि आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर मैंने 18 साल की लड़की से लेकर 98 साल तक की अम्मा तक में देखे हुए हैं। तो पहले जो माना जाता था कि 30-40 साल के बाद ही आएगा ये कैंसर, हमें क्यों आएगा? हुँ, वैसा अभी रहा नहीं है। फीमेल में जो ब्रेस्ट कैंसर दिखाई दे रहे हैं, उसमें जेनेटिक का भी कुछ रोल होता है। अगर आपके घर में किसी को ब्लड रिलेटिव को हुँ, कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर या उसके रिलेटेड कैंसर, तो आप में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ अभी जो हमने आगे ही बात करी मॉडर्नाइज़ेशन कि किसी-किसी को स्मोकिंग है, हैबिट्स ये सारी है, हुँ, अल्कोहल की हैबिट है, हुँ, तो वैसे फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर के चांस ज़्यादा रहते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल मेल को जितना नुकसान करते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान फीमेल को करते हैं क्योंकि जी, जेनेटिकली उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है हाँ, कि वो इतना अच्छे से हज़म नहीं कर पाते हैं। जी, अभी दूसरी बात जैसे कि आपने करी युवानों जिनको गुटखा या अभी एक स्टाइल सिंबल हो गया है कि स्मोकिंग हुँ, या फिर अल्कोहल हुँ, ओकेजनल अगर शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे वो हैबिट बन जाती है, फिर रोज़ 1 पैकेट सिगरेट से लेकर 5 पैकेट तक भी सिगरेट कंज़्यूम कर जाते हुँ, हैं। तो ये सारे जो कैंसर हैं, जो लेट बन रहे थे, वो अभी अर्ली एज में यानी कि 25-30 साल की एज में भी आते हैं। अभी प्रॉब्लम एक ही चीज़ का है, हुँ, अगर आपने 5 साल ही ऐसे पदार्थों कंज़्यूम करे हैं और आपको कैंसर बना है, हाँ, तो उसकी तीव्रता या उसकी मात्रा है वो बहुत ही अग्रिम होती है। वो बहुत ही तीव्र पाया जाता है क्योंकि इतने कम समय में अगर आपने शरीर के ने कैंसर बनाया है, तो उसके वापस आने के चांसेस या फिर उसके रिलेटेड दूसरे कैंसर होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा पाए जा हुँ, रहे हैं। जी मैम। तो जैसे कि हमारे युवा धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो श्रोता है, जो देख रहे हैं। मैम, मैंने ये चीज़ सुनी है कि जंक फूड, मोबाइल एडिक्शन वगैरह और साथ में तनाव भी कभी-कभार कैंसर डेवलप कर सकते हैं मैम। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए बात करते हैं मोबाइल के रिलेटेड। मोबाइल के यूज़ करने से उसमें से जो जिस प्रकार के किरणों निकलते हैं, वो कैंसर नहीं करते हैं, परंतु अगर आपको लेट नाइट तक मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदत है या मोबाइल को पास में ही लेकर सोने की आदत है, तो उसमें से जो भी वेव्स निकलते हैं, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके शरीर में जो भी हॉर्मोन्स बनते हैं अंतःस्राव जो भी बनते हैं, उसकी प्रोसेस में डिस्टर्बेंस ला सकते हैं और ये हॉर्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने शरीर के रेगुलेशन के लिए। तो कहीं न कहीं वो उसको नुकसान करके आगे जाकर ये जो इम्बैलेंस हार्मोन है, वो कैंसर कर सकते हैं, पर डायरेक्टली मोबाइल के यूज़ से कैंसर हो पाए, ऐसे कोई भी लक्षण या ऐसा कोई भी डेटा या रिसर्च ऐसा प्रूव नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ आपने बताई स्ट्रेस, तो उसके लिए भी सेम ही चीज़ है कि वो अपने बॉडी के नॉर्मल हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है और अपने बॉडी के रेगुलेशन के लिए सारे सिस्टम को एक होमियोस्टेसिस जिसको बोलते हैं कि एक संतुलन में चलाने के लिए हार्मोन्स का एकदम सही मात्रा में होना ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेस भी उसको असर करता है, मोबाइल, जंक फूड ये सारी चीज़ें जो है वो उसको ही असर अल्टीमेटली करती हैं और उसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। डायरेक्टली ये कोई भी चीज़ कैंसर सीधा प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, धन्यवाद मैम। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि ये सब चीज़ें जो है वो कैंसर नहीं करती है। मैम मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि एवरी डिसीज़ हैज़ अर्ली साइन्स, मतलब कुछ ना कुछ वो शरीर में ऐसी कुछ साइन्स देता है कि जिससे मतलब हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है। तो क्या कैंसर भी ऐसा कुछ अर्ली साइन्स देता है या नहीं? कैंसर एक्चुअली हमें अर्ली साइंस देता ही है। मैं ब्रॉड टर्म में उसको एक आतंकवादी मानती हूँ। क्या करता है, एक आतंकवादी घुसता है, वो पहले ही वार नहीं करेगा, वो क्या करेगा धीरे, धीरे, धीरे करके अपनी छोटी-छोटी छावनी बनाते जाएगा हुँ, और आतंकवादी बनाते जाएगा हुँ, और फिर जब उसको लगेगा कि अभी हमला करने लायक अपन पोज़ीशन में आ गए हैं, तभी अटैक करेगा। तो पेशेंट भी बहुत बार ऐसी ही बात करते हैं कि हमें अभी तक तो कुछ नहीं था, 15 दिन तक तो हम बिल्कुल ठीक थे, फिर धीरे-धीरे करके ये एकदम से कैसे आ गया?
तब जाके अगर उनकी हिस्ट्री ली जाए तो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान में आता है कि जैसे कि भूख कम लगना, तो बोलते हैं हाँ 6 महीने से भूख कम लग रही थी, 6 महीने में 5-10 किलो वज़न कम हो गया है, या फिर शरीर में कोई भी गठान धीरे-धीरे दिखाई दे रही थी, पर वो दर्द नहीं कर रही थी, तो हमने सोचा कि ये मिट जाएगी अपने आप। हुँ, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ, अगर कोई भी चीज़ दर्द करेगी, तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएँगे कि हमें इसका इलाज करके दो। जी, अगर दर्द नहीं करेगी, तो हम क्या सोचते हैं, देखते हैं थोड़ा टाइम, अपने आप ठीक हो जाती है, घर पे कोई मेडिसिन पड़ी है उससे ट्राई करते हैं, हुँ, फिर भी नहीं होता है तो भी जब तक वो अपना रौद्र स्वरूप नहीं दिखाता है, तब तक हम उसको इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मुँह में छाला पड़ा है या ब्रेस्ट में या शरीर के कोई भी अंग में गठान है जो धीरे-धीरे करके ग्रो कर रही है। पेन नहीं देती है इनिशियली, कुछ-कुछ गठान ही सिर्फ़ पेन देती है, वरना मोस्टली वो इनिशियली पेन नहीं देती है। तीसरी चीज़ जैसे कि कुछ भी कोई भी कारण के बगैर रूटीन काम करने में भी पहले कुछ नहीं हो रहा था, अभी थकावट महसूस हो रही है। थोड़ा भी चल जाते हो तो साँस फूलने लगती है, बीच में आराम करना पड़ता है, या फिर लेट्रिन पहले कब्ज़ी या ऐसा कुछ भी नहीं था, डाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी कब्ज़ी रहने लगी है, या फिर लेट्रिन काला आ रहा है या उसमें खून आ रहा है, या फिर थोड़ा खाने से पेट भर जाता है। ये सारे बहुत कॉमन लक्षण होते हैं जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। ये सारे लक्षण हमें इनिशियली दिखाई देते हैं। देते हैं। साथ में ब्लड कैंसर वगैरह अगर होता है तो उसमें इनिशियली फ़ीवर आता है, जिसका कोई रीज़न मालूम नहीं पड़ता है। तो ये सारे लक्षण इनिशियल स्टेज में कैंसर के हो सकते हैं। जी, धन्यवाद मैम। मैम, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि कैंसर को हम अर्ली स्टेज में कौन से टेस्ट या तो फिर कौन सी जांच करवा के हम पता कर सकते हैं कि वी आर प्रोन टू कैंसर, या तो फिर अगर कैंसर है तो उसके लिए कौन से टाइप के टेस्ट होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कैंसर डायग्नोस होगा? कैंसर के लिए देखो, अगर आपको कोई भी व्यसन है, कोई भी जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, हानिकारक है हेल्थ के लिए, अगर आप उसका सेवन करते हो, तो आपको उसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये कैंसर होने की संभावना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप धूम्रपान करते हो या तम्बाकू का सेवन करते हो या अल्कोहल लेते हो, तो धूम्रपान और तम्बाकू से, अल्कोहल से मुँह का, अन्न नली का, साँस के रास्ते का, फेफड़ों का, ऐसे सारे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उनको अपने मुँह की चेकअप डॉक्टर के पास नियमित स्वरूप से करवाते रहना चाहिए। दूसरा कि अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट एक टाइम से ज़्यादा है और एक मात्रा से ज़्यादा सिगरेट आप स्मोक करते हो दिन में, तो समयांतर से आपको लंग्स के लिए सीटी स्कैन भी करवाते रहना चाहिए, जिसको स्क्रीनिंग सीटी स्कैन बोलते हैं या लो डोज़ सीटी स्कैन बोलते हैं। तीसरा कि अगर आपको फैमिली में किसी को ऐसे कैंसर्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंसर होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं। अगर उसके हिसाब से आप अगर प्रोन हो, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, गायनेक के कैंसर है, आँत के कैंसर है, तो उसको नज़र में रख कर आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो करवाते रहना चाहिए। जी, जैसे कि ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी आ गया, जी, गायनेक के कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स जिसको बोलते हैं, और साथ में सोनोग्राफी या पेट का सीटी स्कैन ज़रूरत पड़ती है, तो वो करवाना चाहिए। अगर आँत के कैंसर के आप प्रोन हो, आँत या जठर के, तो एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी जो दूरबीन मुँह से निकालते हैं, और दूसरी कोलोनोस्कोपी जो अपने गुदा मार्ग से दूरबीन उतार कर हुँ, पूरी आँत की जाँच करते हैं। जी, तो ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। उसके लिए आप कौन से कैंसर से प्रोन हो वो हुँ, पहले जानना ज़रूरी है, और फिर उस हिसाब से आपको स्क्रीनिंग टेस्ट उसके पर्टिकुलर इंटरवल पे सारे टेस्ट होते हैं, वो करवाते रहना चाहिए। धन्यवाद मैडम। मैम, क्या प्राथमिक जाँच से या फिर अर्ली जो हम डायग्नोसिस जो हो जाता है, उससे हम कोई दर्दी को मरने से बचा सकते हैं? क्योंकि हमने ज़्यादातर सुना है कि कैंसर इज़ कैंसल, मतलब अगर कैंसर हो गया किसी को तो उसका आखिरी स्टेज जो होगा वो मौत ही होगा। तो मैम, आप, ये बहुत बड़ा एक मिथ है, तो आप इसको कैसे तोड़ना चाहेंगे कि अर्ली अगर हमने कुछ डायग्नोसिस करवा लिया या फिर हमने अर्ली जाँच जो है उससे कैसे हम उसको बचा सकते हैं?
अर्ली स्टेज में जब भी कैंसर डायग्नोस होता है, तो कैंसर को फैलने की जगह नहीं मिल पाती है। हुँ। अभी वो वहाँ पर लोकलाइज़्ड ही होता है, जिसको लोकलाइज़्ड डिसीज़ कहते हैं। तो ऐसे कैंसर में हम सिर्फ़ उसको ही टारगेट करके जब तक वो फैला नहीं है, तब तक डॉक्टर आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। जी। एक बार वो फैलना चालू हो गया, फिर डॉक्टर के भी हाथ बंद हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि वो एक आतंकवादी है। हाँ। अगर उसने 2-4 ही छावनी बनाई है और अपन को उसका लोकेशन मिल गया है, उसको ख़त्म कर दिया, तो कैंसर मिट सकता है। जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों को ये होता है कि कैंसर हुआ है, तो वो कैंसल ही है। हुँ। पर आप देखोगे तो बहुत सारे पब्लिक फिगर भी ऐसे हैं और बहुत सारे अपने आजू-बाजू में कहीं न कहीं अपन को मिल जाते हैं ऐसे मरीज़ कि जो सालों पहले कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अभी अपनी एकदम नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं। वो ऑलमोस्ट भूल चुके हैं कि उनको किसी ज़माने में कैंसर था। जी। तो ये सब कब पॉसिबल होता है? जब वो लोकलाइज़्ड होता है। जब उसका स्टेज अर्ली स्टेज यानी फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होता है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। अगर कैंसर ने प्रोग्रेस कर लिया है, अगर उसने शरीर में फैलना चालू कर दिया है, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी मैम, धन्यवाद। तो जैसे कि मैम आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर श्रोता जो गण है वो युवा धन है। तो आप युवा धन को क्या बताना चाहोगे कि किस टाइम पर, कौन से समय पर हमें जाँच करवानी चाहिए? दोनों मेल एंड फीमेल्स। फीमेल के लिए ख़ास करके पहले बात करेंगे कि जैसे कि अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है, जो जेनेटिक हो सकता है, हुँ। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्या उनको जेनेटिक कंडीशन की वजह से कैंसर हुआ था, जो हुँ। ट्रांसमिट हो सकता है? अगर उनका ये जेनेटिक टेस्ट पॉज़िटिव आता है, तो आपको भी ये जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए, जी। ताकि अर्ली से पता पड़ जाए कि आगे जाकर आपको संभावना ज़्यादा है। अगर उनका नेगेटिव है, तो कभी-कभी ऐसा होता है जो जीन्स अपन को मालूम नहीं है वैसे जीन में म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। तो उसका नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना चाहिए। फीमेल के लिए ख़ास करके अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है जी। और अर्ली एज में भी दिख रहा है, तो ख़ास करके सारी मेरी बहनों को और बेटियों को कि आप महीने में 1 बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिन करते रहो। अपने ही स्तन की अपने ही हाथ से जाँच करो, अपने ही पाम से अगर उसको चेक करो, कुछ भी अनयूजुअल गठान जैसा ऐसा कुछ महसूस होता है या फिर कहीं पर भी छोटा-सा अल्सर जैसा बन रहा है ब्रेस्ट के ऊपर या फिर निप्पल में से कोई भी तरीके का प्रवाही लिक्विड या वो ब्लड हो सकता है या पानी जैसा या फिर काला पानी, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वो चेक करो। आपकी ब्रेस्ट की कोई भी स्किन ऑरेंज जैसी हो गई है जिसमें देखा जाए तो थोड़ी स्वेलिंग टाइप लगती है हुँ। और जहाँ से बाल आते हैं हुँ। वो जगह पिट वाली लगती है। हुँ। अगर ऐसा भी लग रहा है तो उसको भी आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाओ या फिर दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री चेक करते रहो। पहले पिछले महीने दोनों सिमेट्रिकल थे, अभी एक बाजू की निप्पल ऊपर और एक बाजू की नीचे लग रही है। ऐसा कुछ भी लग रहा है या फिर आर्मपिट में भी आपको स्वेलिंग या लंप जैसा कुछ महसूस होता है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको जल्द से जल्द चेक करवाते रहें। जी। दूसरा कि एकदम अर्ली नहीं परंतु 25 से 30 साल की एज की फीमेल के लिए अगर उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं उस हुँ। टाइम तक, पर अगर नहीं आते हैं, उसमें कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है, हेवी पीरियड आ रहा है या फिर बिल्कुल 2 महीने नहीं आया, तीसरे महीने पे स्पॉटिंग हो गया, ऐसा कुछ या फिर अपने पेट में पानी का भरावा या फिर कोई भी कारण कि जैसे डाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है या एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी पेट फूलने लगना विदाउट प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर ना करें। एटलीस्ट पेट की सोनोग्राफी या गायनेक को दिखाकर उसकी जाँच करवा लें। मेल के लिए अगर आपके मुँह के अंदर कोई भी अल्सर पाया जाता है, खाने-पीने में आपको 15-20 दिन से ज़्यादा तकलीफ़ रह रही है, कड़क चीज़ें नहीं चबा खा पाते हो, लिक्विड ही ले पाते हो या फिर खाना अटक रहा है या फिर खाँसी आपको लंबे समय से चल रही है, ठीक नहीं हो रही है या फिर आपकी आवाज़ में कोई फेरफार आया है या फिर वज़न में प्लस-माइनस हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर ना करें। एक बार अवश्य चेक करवा लीजिए। मैम, आजकल पुरुषों में भी स्तन कैंसर जो है उसकी
उसका प्रमाण बढ़ने लगा है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो मेदस्विता से जुड़ी हुई है। तो क्या ये चीज़ सच है कि पुरुषों में भी स्तन कैंसर होते हैं? पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है। स्तन एक ग्लैंड है जो भी हार्मोन डिपेंडेंट होती है। फीमेल में जब वो प्यूबर्टी पे आ जाती है तो हार्मोनल बदलाव की वजह से उनके ब्रेस्ट ग्रो करने लगते हैं। पुरुषों में वो हार्मोन्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्लैंड ग्रो नहीं करती है। जो छोटी होती है उतनी की उतनी ही रहती है। परंतु पुरुषों में भी करीबन बताया जाए कि 100 अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं तो उसमें से 1 या 2 पुरुष होते हैं, यानी 1 to 2% ब्रेस्ट कैंसर मेल में होता है। हुँ। अ, जैसे कि पहले ही अपन ने बात करी कि ये सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो पुरुषों में जो हार्मोन्स नहीं चाहिए, वो हार्मोन्स भी बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट ग्रो भी कर सकती है और उसमें कैंसर होने की भी संभावना बढ़ सकती है। परंतु अभी जैसे कि अवेयरनेस भी बढ़ रही है तो कभी-कभी डिटेक्शन भी ज़्यादा होने लगे हैं। परंतु अगर पुरुषों में ऐसा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है तो एक चीज़ ख़ास ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जेनेटिक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जेनेटिक इवैल्यूएशन प्रॉपर करवाना बहुत ही ज़रूरी होता ज़रूरी है। होता है। जी, धन्यवाद मैम। मैम, जैसे कि हमारे श्रोता सुन रहे हैं और हमारे श्रोताओं ने भी ये चीज़ें सुनी होगी कि कैंसर को लेके बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारे मिथ हैं। तो मैं उसमें से एक बहुत बड़ा मिथ से आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन्स को यूज़ करके हम कैंसर को मिटा सकते हैं, या तो फिर जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस बहुत चल रहे हैं कि कोई, आई एम नॉट टेलिंग ओवरऑल, बट क्या ये सुपरस्टिशंस या तो फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के यूज़ से कैंसर को मिटाया जा सकता है? आह! कैंसर अभी जैसे आपने पहले ही बताया ऐसा बच्चा है कि जिसने टीचर की बात सुनना बंद कर दिया है। तो उसको अभी ठिकाने लगाने के लिए उसको डाँट-फटकार तो लगानी ही पड़ती है। वो अपने आप सुधरने वाला होता तो पहले ही सुधर जाता। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट अपने गाइडलाइन जिसकी बेस पे बनी हुई है कि किसी को ऐसा होता है मुझे कीमोथेरेपी नहीं लेनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। पर मेरी उसके वो पेशेंट के लिए सबसे बड़ी मेरा क्वेश्चन वो होता है कि आप साइड इफ़ेक्ट की बात क्यों कर रहे हो? उसकी इफ़ेक्ट को क्यों नहीं देख रहे हो? उसकी इफ़ेक्ट है कि आपके शरीर में जो ऐसा बच्चा बैठा हुआ है, जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो उसको डाँट-फटकार लगा रहा है कीमोथेरेपी, जिससे वो अपने कंट्रोल में आ रहा है। तो इसकी इफ़ेक्ट की बात करो। आप क्यों उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर ऐसा सोच रहे हो कि ये ट्रीटमेंट करवाने से मुझे ये नुकसान होगा। आपको फ़ायदा कितना बड़ा मिल रहा है, तो उसको ही आप नज़र में रखो, क्यों साइड इफ़ेक्ट्स को ही ध्यान में रख रहे हो। अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हम ये कुछ कर लें, ये ट्रीटमेंट करवा लें, उससे हो जाएगा। तो उनके लिए मेरी एक ही सलाह होती है कि अगर ऐसी ट्रीटमेंट से अगर मरीज़ ठीक होते तो दुनिया वाले, अपने देश वाले ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ही गाइडलाइन चलती है हर एक कैंसर के लिए। जी। तो उनका भी ध्यान आना चाहिए, वो भी ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और वो गाइडलाइन में आनी चाहिए। वो गाइडलाइन में नहीं आई है, मतलब कि उसका कोई प्रूवन रोल हुँ, नहीं है। आपको अगर ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ करना है, आप कर सकते हो, पर कैंसर के लिए जो प्रूवन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है कि चलो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपको कीमोथेरेपी में ये डोज़ इतनी मात्रा में ये दवाइयों की ज़रूरत है या फिर इतने मात्रा में रेडिएशन की ज़रूरत है, तो वो तो करो ही करो। उसके साथ आप ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ हुँ। करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्टरनेटिव मेडिसिन पर रिलाय मत करो क्योंकि वो प्रूवन नहीं है। जी, धन्यवाद मैम। मैम, आपने जैसे बताया कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, मतलब कैंसर की एक पूरी प्रोसीजर होती है, जैसे कि अगर डिटेक्ट हुआ तो वो सर्जरी होगा, कीमोथेरेपी होगा, रेडिएशन होगा। मैम, मैंने ये सुना है कि कुछ-कुछ कैंसर सिर्फ़ कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ही उसको हम क्योर कर सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली। कुछ-कुछ कैंसर जैसे कि ब्लड कैंसर की अगर अपन बात करें तो वो कैंसर ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ कीमोथेरेपी और ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन उसकी वजह से ठीक हो सकते हैं। अगर सॉलिड ऑर्गन की बात करें कि जो ऑर्गन अपन को पता है सॉलिड उनके कैंसर होते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ये सारी ट्रीटमेंट का मिक्सचर आता है। कुछ-कुछ
कैंसर पे रेडिएशन असर करता है, कुछ-कुछ पे नहीं करता है, कुछ-कुछ पे कीमो असर करता है, कुछ-कुछ पे नहीं करता है। तो टारगेटेड थेरेपी उसके ऊपर असर करती है या इम्यूनोथेरेपी असर करती है। और हर एक कैंसर के लिए उसके प्रकार के हिसाब से अलग-अलग ट्रीटमेंट होती है और अलग-अलग ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जी। तो अगर कोई मरीज़ है, उनकी फ़िटनेस के हिसाब से भी ये कॉम्बो में थोड़ा परिवर्तन आता रहता है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट ऐसा बहुत सारे पेशेंट भी ऐसा बोलते हैं कि हमारे बाजू वाले को भी ऐसा ही कैंसर था, पर उनको तो ऐसा हुआ, हमें क्यों ऐसा हुआ? तो उसके लिए ख़ास जानना ज़रूरी है कि उनकी उम्र, उनके शरीर में और कोई रोग होना या फिर उनके कैंसर के स्टेज और सेम ऑर्गन में भी है तो भी प्रकार। उसमें अगर फ़र्क कहीं पर भी कुछ भी फ़र्क आएगा, तो ट्रीटमेंट में फ़र्क आ ही जाएगा। तो ये जैसे बोला जाए ना कि ये ऐसा पैक्ड लंच नहीं है, ये कस्टमाइज़ेशन है। जी। हर एक पेशेंट के लिए उसके कैंसर की ट्रीटमेंट अलग-अलग ही रहती है। जी। तो हो सकता है मुँह के कैंसर के 2 मरीज़ हैं, एक को रेडिएशन आया, दूसरे को नहीं आया। एक को कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन आया, एक को सिर्फ़ रेडिएशन आया। और एक को पहले कीमोथेरेपी दी, फिर सर्जरी करी, फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन सब कुछ लगाया। किसी-किसी को सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी से ही मिट गया। और कुछ-कुछ कैंसर, जैसे कि अपने स्वरपेटी का कैंसर है, अगर अर्ली स्टेज में पाया जाता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडिएशन से ही पूरा क्योर हो गया। तो इसके लिए ये एक कस्टमाइज़्ड पैकेज है, जो कि हर एक पेशेंट के लिए अलग रहता है। तो ख़ास करके अपनी बहनों को ये चीज़ें की बहुत ख़राब आदत होती है। दोपहर को जब बैठे होते हैं, तो किसी को फ़ोन लगाएँगे या फिर बातचीत करेंगे कि उनको ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, हमें क्यों ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। कुछ-कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं, हमारे उनको जो ट्रीटमेंट दिया था, मुझे भी सेम ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि उनको तकलीफ़ नहीं पड़ी थी। तो मैं उनको वो भी बताती हूँ कि अगर आपको सेम ट्रीटमेंट भी लगाया, तो हो सकता है उनको तकलीफ़ नहीं पड़ी पर आपको पड़ सकती है। क्योंकि आप दोनों जेनेटिकली सेम नहीं हो। कोई भी 2 इंसान सेम नहीं होता है, उनमें दवाइयों का असर अलग-अलग मिलता है, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स अलग-अलग मिलता है, तो ये सब कुछ वेरी करता है। जी। तो ख़ास करके किसी के साथ तुलना ना करें। आपके लिए आपके डॉक्टर जो भी प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसको ही फ़ॉलो करें। जी, धन्यवाद मैम। मैम, मैंने सुना है कि कुछ लोग बीच प्रोसेस में जो है वो कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशंस का जो प्रोसेस है वो छोड़ देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना, उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एक कॉमन चीज़ है कि बाल झड़ जाते हैं, स्पेसिफिकली इन फीमेल्स। तो मैम, आप जैसे कि आपने बताया कि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स है, पर आप कुछ उसको पॉज़िटिव वे में हम कैसे उनको बता सकते हैं कि जिसकी वजह से वो लोग वो चीज़ को ना छोड़े और प्रोसेस से गुज़रे? बहुत ये आपने बताया ट्रू है। ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट को ऐसा ही होता है कि मेरे बाल नहीं जाने चाहिए क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है, सबको पता पड़ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, बाल चले जाएँगे, एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगी, आपके इतने अच्छे बाल आ जाएँगे। 1 साल बाद अपन यहाँ पे ही बैठकर देखेंगे, तब हम बात करेंगे कि आपको अभी कैसा है। आप ठीक हो चुके होंगे, तो बाल भी इतने अच्छे आ गए होंगे और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके होंगे। तब आपको 6 महीने पहले कौन-सी प्रोसेस हुई थी, क्या हुआ था, उसका कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा। वो सब अभी के लिए है, अभी 1 महीना, 2 महीना जब तक थेरेपी चलने वाली है, जब तक ट्रीटमेंट चलने वाली है, वहाँ तक की प्रोसेस है। उसके बाद अपना भविष्य बहुत ही अच्छा है। अभी का रोड खराब है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बगीचा आप नहीं देख पाओगे। फिर आगे हरियाली ही हरियाली है। जी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका खराब रोड है, उसको आप नज़रअंदाज करिए। जैसे कि हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, ऊपर हिल स्टेशन पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, पर अभी अपन को मोशन सिकनेस होती है या गोल-गोल घूमने वाले रास्तों से डर लगता है। तो उससे क्यों डर रहे हैं? ऊपर का आगे का फ्यूचर देखिए कि एक बार वहाँ पे पहुँच गए, फिर कितना अच्छा लगता है। जी। तो ये टेम्पररी चीज़ है, उसके लिए हम सारे डॉक्टर्स आपके साथ बैठे हैं। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, तो आपके डॉक्टर्स के पास आइए, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी लीजिए। सिम्पटम्स आपके एक बार हील हो जाएँगे, तो उसका टेंशन नहीं रहेगा। और बाल ये सब तो अभी के लिए है। हुँ। अगर मेल है, तो चलो बाल बचाने के लिए कीमोथेरेपी ना ली और 40 साल, 45 साल की उम्र के बाद गंज आ गई, तो क्या करेंगे? जी। वो अपने हाथ में नहीं है। हुँ।
तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि इसके बाद कैंसर की ट्रीटमेंट कोई परमानेंटली गंजा नहीं बनाने वाली है। उसके बाद तो बहुत ही अच्छे बाल आते हैं। फीमेल को तो मैं अपने पुराने पेशेंट्स के भी हँसते हुए फ़ोटोज़ भी दिखाती हूँ कि देखो इनको बॉब कट कितना अच्छा सूट कर रहा है, आपको भी शायद सूट कर जाए, एक बार ट्राई कर लो। जी। तो श्रोता, जैसे कि मैडम ने बताया कि हर प्रोसेस से गुजरने के लिए हमें कुछ कठिनाइयाँ होती है कि हमें अगर कहीं पहाड़ पे चढ़ना है तो हमें पहले कठिनाइयाँ जो है वो हमें चुनौती देगी, पर उसके बाद पूरी हरियाली ही हरियाली है, तो हमें अवश्य ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर गांठ जो ट्यूमर होती है वो कैंसर होती है? नहीं। गाँठ अलग-अलग प्रकार की होती हैं, सादी गठानें भी होती हैं, पर उसके लक्षण अपन को सूचित करते हैं कि वो सादी है या कैंसरग्रस्त है। अगर सादी गठान होती है तो वो बहुत ही स्लो ग्रो करती है या फिर उतनी की उतनी पड़ी रहती है सालों-साल से। जी। देखिए कोई किसी को होता है हाथ-पैर पे मसा होना या चर्बी की गठान होनी जो सालों-साल से चलती आती है। बराबर। वो ग्रो नहीं करती है या बहुत ही स्लो रेट में ग्रो करती है कि जैसे कि साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ी उतना। कैंसर जब भी होता है तो वो फ़ास्ट ग्रो करता है। जो हमें दिखता है कि 1 महीने पहले इतनी 1 सेंटीमीटर थी, अभी महीने में ही 2-3 सेंटीमीटर जितनी हो गई है। तो वो लक्षण से ही अपन को पता पड़ जाता है कि ये सादी गठान है या कैंसर की गठान है। तो हर एक जी। गाँठ कैंसर की नहीं होती है। जो वहाँ के वहाँ रहने वाली और बहुत ही स्लो बढ़ने वाली होती हैं, वो सादी गठान ही होती हैं। जी, धन्यवाद मैम। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो श्रोतागण है उसमें से कई युवा धन भी है, ज़्यादातर युवा धन है। तो युवान जो है हमारे यंगस्टर्स हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि इस एज पे तो क्या ही कैंसर होगा, क्या ही होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो हमें डराना नहीं है किसी को, पर आप ऐसी कुछ चीज़ बता के उनमें अवेयरनेस फैला कर आप बता सकते हैं कि कैसे उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली एज में भी कैंसर हो सकता है? अर्ली एज में हमने आगे ही बात करी कौन-कौन से कैंसर होने हाँ की जी। संभावना ज़्यादा होती है। परंतु जैसे कि किसी को एथलीट बनना है, तो उसको तैयारी 5 साल की उम्र से ही चालू करनी पड़ती है। तब से ही बच्चा दौड़ना चालू करता है, तब जाके उसके मसल उस हिसाब से ग्रो करते हैं, तो 20 साल की उम्र पे वो एथलीट बन पाता है। जी। क्रिकेटर भी आज बैट पकड़ा, कल क्रिकेट के लिए नेशनल टीम में चला गया, ऐसा नहीं होता है। उसके जी। लिए भी सालों-साल की मेहनत लगती है। तो कैंसर ना हो, उसके लिए भी सालों-साल की मेहनत लगती ही है। हम आज अपनी जो छोटी-छोटी हैबिट्स बनाते हैं, वो आगे जाके कहीं न कहीं हमें ही कैंसर से बचाने के लिए या कैंसर हो पाए वैसी सिचुएशन में रख सकती है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारी हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, साथ में अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमें कैंसर के प्रो लिस्ट में डालती है। दूसरी चीज़ है जो कि है हमारा वज़न, हमारा वेट। नॉर्मल जैसे कि ट्रेडिशनली अपने फैमिलीज़ में यूज़ होता है वैसा डाइट लीजिए, जंक फूड को कम इस्तेमाल करिए और अपने वेट को एक नियंत्रण में रखिए ताकि जो फैट बढ़ता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और आगे जाकर कैंसर वाली प्रो पोज़ीशन में डालता है, वो सारी चीज़ों से अपन अवॉइड कर पाएँ। और एक चीज़ है अपना स्ट्रेस लेवल उसको नियंत्रण में रखिए। नियंत्रण में आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादातर टाइम बिताने से अच्छा है कि दोस्तों के साथ मिलिए, हँसते-खिलते रहिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। फिज़िकल एक्टिविटी रखिए, कोई भी हिसाब से। अगर आप फिट हो, जिम कर सकते हो, जिम करिए या फिर थोड़ा-सा साइक्लिंग, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी आपको जो भी फिज़िकल एक्टिविटी पसंद हो, जिनको डांस पसंद हो तो जी। डांस करिए। जी। उसके हिसाब से अपने वेट को भी नियंत्रण में रहेगा और आपका आपका जो स्ट्रेस है वो भी कंट्रोल में रहेगा और एक तरीके से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। जी। और साथ-साथ में है कि नियंत्रित आप स्लीप अपनी आराम से लीजिए। ज़्यादातर उजागरे जो बोलता है स्लीपलेस नाइट्स स्लिप। कम रखिए। जी। उसके साथ-साथ फीमेल के लिए ख़ास है ये चीज़ें कि आप अगर बच्चा करने वाले हों तो एक आपकी सर्टेन एज पे बच्चे कर लीजिए, शादी कर लीजिए, बच्चे कर लीजिए और उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाइए क्योंकि
अर्ली अगर आपकी प्रेगनेंसी रह रही है, फुल टर्म प्रेगनेंसी, और बच्चों को आप अगर ब्रेस्ट फीड करवाते हो, तो वो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के सामने प्रोटेक्शन देता है। तो आजकल करियर ओरिएंटेड फीमेल बढ़ रही है, सबको करियर की भी पड़ी होती है, पर अपनी लाइफ के भी जो गोल है, उसको भी साथ रखिए, ताकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। जितना लेट आप प्रेगनेंसी करोगे, आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा, बच्चे की हेल्थ को नुकसान करेगा, और ओवरऑल कैंसर का भी रिस्क बढ़ाएगा। तो ये सारी जो छोटी-छोटी मॉडिफ़िकेशंस है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ है कि मीट जो नॉन-वेज खाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट तक नॉन-वेज आपको नुकसान नहीं करता है, पर उससे ज़्यादा अगर आप खाते हो, और उसमें ख़ास करके प्रोसेस्ड मीट जिसमें नाइट्रेट्स वग़ैरह पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में, आपकी आंतों के लिए कैंसर कर सकते हैं। तो उसका सेवन नियंत्रित रखिए, और प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड फ़िश, उन सब चीज़ों का सेवन ना करिए। ठीक, धन्यवाद मैम। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे समाज में कैंसर के जो दर्दी होते हैं, उनको एक बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो मैम, हम कैसे हमारे आसपास जो कैंसर के दर्दी है, या तो फिर हमारे जो श्रोता, युवा श्रोता है, उनके आसपास कोई कैंसर का दर्दी होगा, तो हम उसको कैसे सहायता कर सकते हैं? और या तो हम कैसे उनके प्रति एक प्रेम भावना से उनकी मदद कर सकते हैं? जैसे कि ये स्टिग्मा आ चुका होता है, बहुत सारे पेशेंट के रिलेटिव भी बोलते हैं, हमने पेशेंट को बताया नहीं है, आप भी मत बताना। हुँ, तो मैं उन पे छोड़ती हूँ कि दैट इज़ योर थिंग, आपको बताना है, नहीं बताना है, पर अगर आप उनको बताओगे, तो ट्रीटमेंट में हमें भी उनका योगदान मिलेगा। वो पूरी पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, टाइमली मेडिसिन्स भी याद करके लेंगे। कभी-कभी रिलेटिव्स भूल जाते हैं, पर पेशेंट को अगर पता है मुझे ये टाइम पे ये मेडिसिन लेना कितना ज़रूरी है, तो हुँ, वो भी इतना सपोर्ट अपन को देंगे। हुँ, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से आउटकम में भी फ़र्क मिलेगा। हुँ, तो ख़ास करके ये जो स्टिग्मा है कि कैंसर यानी अभी बहुत लंबा जीने नहीं वाले हैं, या फिर बस अभी उनका ख़त्म है, ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग से निकालनी चाहिए, और पेशेंट को भी ऐसी डरावनी चीज़ें या जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाए, वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप मिलने भी जाते हो, उनके बाल झड़ गए हैं, तो उसके लिए उनको पॉज़िटिव कॉम्प्लीमेंट दो। उनको किसी भी चीज़ की साइड इफ़ेक्ट्स बनी है, तो उसके लिए भी पॉज़िटिव बातें करो। जी, नेगेटिव बातें मत करो कि हमारे कोई रिलेटिव थे दूर के, उनको ऐसा ही हुआ, फिर उनको ऐसा हुआ, और फिर अल्टीमेटली वो गुज़र गए। जी, ऐसी बातों से मतलब उन पे बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। उससे अच्छा है पॉज़िटिव वे में बताओ। आपको अगर बात करनी है तो किसी अच्छे पॉज़िटिव पेशेंट के लिए बताओ। अगर आप कोई पॉज़िटिव इंसान को जानते हो, तो उनके साथ उनकी मुलाकात करवाओ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और दूसरा कि अगर कहीं आपके कर्मचारी इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान उनके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है। जी, तो उनको कुछ भी फूड के रिलेटेड ज़रूरत होती है, कि जैसे कि कीमो वाले मरीज़ को जब कीमोथेरेपी चालू होती है, तो उनको हेल्दी घर का बना हुआ और तुरंत ही बना हुआ खाना, कुक फूड उनको लेना चाहिए। अगर उनकी शिफ्ट सुबह 8 बजे की है, आप 12 बजे जाने वाले हो, तो उनके लिए फ्रेशली कुक फूड आप ले जा सकते हो। उनको जी, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके काम में थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हो। उनके बॉस अगर आप हो, तो ये सारी चीज़ों का आप भी उनको उनकी कन्वीनिएंट के हिसाब से छुट्टियाँ वगैरह सेट करके दो। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो टेम्परेरी है। जैसे कि कोई फीमेल है, अगर प्रेग्नेंट है, बच्चा आएगा, उसके 6 महीने पे उसको जैसे ट्रबल पड़ती है, वैसे ही कैंसर के मरीज़ को छोटी-मोटी ट्रबल पड़ने वाली है। जी, तो ये फ़ेज़ उनका थोड़ा अच्छे से सँभाल लो। ना कि नेगेटिव बातें करके, पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर उनके आजू-बाजू का क्रिएट करके दीजिए। उनको अगर आपके घर में है, आप अच्छा-सा कुकिंग करते हो, तो उनको जो पसंद है वो बना-बना के खिलाओ, या फिर उनके लिए कोई नई रेसिपीज़ ट्राई करो। उनको पार्क में घुमाने ले जाओ, आजू-बाजू में मस्त म्यूज़िक लगाओ। तो ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हेल्प करेगी। जी। मैम, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा, और मैं आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे अभी जैसे कि विदेश में कैंसर की वैक्सीन आ गई है, और साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि टेक्नोलॉजी का कैंसर में क्या रोल है?
विदेश में ही क्यों, अपने देश में भी कैंसर की वैक्सीन आ गई है। हाँ। पर वो हर एक कैंसर के लिए अपन को हेल्प नहीं करती है। ख़ास करके एचपीवी वैक्सीन जो होती है, हाँ। जो एचपीवी एक वायरस है, जो क्रोनिक यानी लंबे समय तक अपने शरीर में असर करता रहता है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है, रिपेयर होता है, डैमेज रिपेयर की प्रोसेस चालू रहती है। उसमें से कैंसर बनने के चांस होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्शन देती है, जिसके लिए फीमेल में अपने बच्चों के रास्ते का, गर्भाशय के मुख का, साथ में प्राइवेट पार्ट का, गले का, ये सारे कैंसर्स के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। गुदा मार्ग का, मेल में भी सेम गुदा मार्ग का, प्राइवेट पार्ट में जो वार्ड्स बनते हैं, साथ में शिश्न का जो कैंसर होता है या फिर उनका एक इन्फेक्शन होता है, उसके सामने प्रोटेक्शन देता है। गले का ओरोफेरिंजियल कैंसर के सामने भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो कब ये वैक्सीन लेनी चाहिए? एचपीवी वैक्सीन अगर 9 साल से 16 साल के बीच में आप दे रहे हो तो 2 डोज़ में देते हैं, 6 महीने के अपार्ट, और 16 से ऊपर की उम्र में अगर देते हो तो 3 डोज़ में देते हैं। वो भी सबसे पहला डोज़ आज गया है तो 1 महीने के बाद दूसरा जाएगा और 6 महीने पे तीसरा जाएगा, उस हिसाब से देते हैं। ये वैक्सीन ऐसा नहीं है फीमेल में ही, मेल में भी हेल्पफुल रहती है। और साथ-साथ अगर हो सके तो बच्चों की शादी हो जाए और वो अपनी सेक्स लाइफ शुरू करे, उससे पहले ये वैक्सीन देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन तभी मिलता है। मैम, कैंसर को हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे क्योर कर सकते हैं? जैसे कि आजकल रोबोटिक प्रोसेसेस आ गई है, हमारे पास दा विंची जैसे रोबोट है, हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी है, तो हम उससे क्या कैंसर जो बहुत टाइम लेता है उसको हम एनहांस करके या तो फिर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हम उसको ईज़िली क्योर कर सकते हैं? ये अभी टेक्नोलॉजी इतनी ईज़िली अवेलेबल हो चुकी है और इतना ईज़ी प्रोसेस हो गया है। पहले पहले पेट स्कैन जैसी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो गई थी। अभी तो कैंसर जैसे ही डिटेक्ट हुआ है, पेशेंट सामने से डिमांड करता है कि पेट स्कैन करवा ले। तो स्कैनिंग में भी बहुत हेल्पफुल अपन को रहता है। दूसरा कि एआई की वजह से अगर आपके फैमिली में कोई कैंसर से पीड़ित है तो आपको कैंसर होने की संभावना कितनी है, वो भी, उसके भी काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं जो आपके शरीर में परसेंट भी बता सकता है। तीसरी चीज़ कि जो प्रोसीजर्स होती हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो लंबे समय तक सर्जन को खड़े रहकर करनी पड़ती थी, वो रोबोट की वजह से और आसान हो चुकी हैं। रोबोट की वजह से अभी तो ब्रेस्ट कैंसर की भी ट्रीटमेंट हो रही है, सर्जरीज़ हो रही हैं, वो भी आसानी हो रही है। उसके अलावा रेडिएशन में भी पहले जो रेडिएशन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी, अभी ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से 3D पूरा मॉडल तैयार होता है ताकि नॉर्मल टिश्यू को मिनिमम से मिनिमम रेडिएशन लगे और अपने डिसीज़ एरिया जिसको अपन को टारगेट करना है वहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिले। वैसे भी टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं। कीमोथेरेपी में भी अभी वेरिएंट्स आने चालू हो गए हैं। कीमोथेरेपी तो चलो कि एक कन्वेंशनल मेथड है ही कैंसर के लिए, पर उसके अलावा टारगेटेड थेरेपीज़ आ चुकी हैं कि जो कि पर्टिकुलर कोष को ही टारगेट करता है, पर्टिकुलर कैंसर को ही टारगेट करके मिटाता है। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है कि इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करता है, उसके लिए कैंसर अपने ही शरीर का कोष है, जो अपने शरीर की बात नहीं सुन रहा है, जिसको अपना शरीर, अपने जो इम्यून सेल्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये अब नॉर्मल है। तो इम्यूनोथेरेपी अपने नॉर्मल इम्यून सेल्स को ही ट्रेन करता है कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको ख़त्म करो। उस हिसाब से काम करता है। तो अभी ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो चुकी है। साथ में और भी इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस चालू ही है। तो धीरे-धीरे करके ऐसा कैंसर जो पहले माना जाता था कि इसका क्योर नहीं है, वो बहुत ही ईज़ी हो चुका है। पर सबसे बड़ी हर्डल अपन को एक ही आती है, उसका डिटेक्शन। जो आम जनता में अवेयरनेस और पेशेंट में जो अवेयरनेस है, वो जो अगर अर्ली स्टेज में पाई जाए तो ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, जटिल प्रक्रियाओं में से एकदम से मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो तभी आएगी जब हर एक बंदे को पता चल जाएगा कि मेरा ये लक्षण सामान्य नहीं है, मुझे इसको पहले के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं जांच करवा लूँ
और अपने डॉक्टर जैसे बोलते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करूँ। जी, धन्यवाद मैडम। तो जैसे कि हमें डॉक्टर झलक केलावाला ने बताया कि हमें कैंसर से डरना नहीं चाहिए और हमें अर्ली साइंस जो हमें दिखती है उसको हमें तुरंत ही जांच करवाना चाहिए, तो जिससे हम इस जटिल प्रक्रिया या तो फिर पेनफुल प्रोसेस से हम गुजर ना सके। सो कैंसर इज नॉट कैंसल। धन्यवाद मैम, आपका कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू।